हम कहाँ थे? हाँ, गिफ्ट के अंदर थे। तो गिफ्ट हमारा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। और कौन दे रहा था? अनरिलेटेड पर्सन। और कौन दे रहा था? नॉट टैक्सेबल। एक लिस्ट बताएंगे अभी आपको, ठीक है? अभी बताते हैं। अब एम्प्लॉयर वाले में देखो दो कहानी क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ड्यू टू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है यहाँ पे? गिफ्ट दे रहा है। किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को दे रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या है? रिलेशनशिप है, इसीलिए तो दे रहा है वो गिफ्ट। और अगर वो ऐसा करता है, गिफ्ट देता है, तो यहाँ पे लिख लेना ऑलवेज टैक्सेबल। ऑलवेज क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ऑलवेज टैक्सेबल, हमेशा टैक्सेबल होना है। ब्रैकेट में लिखना इवन इफ रिसीव्ड ऑन मैरिज। और कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड सैलरी। तो मेरी वाइफ को ही मिला था, उनके बॉस ने गिफ्ट दिया था, मैरिज में ही दिया था, तो वो क्या हो जाएगा भाई? टैक्सेबल हो जाएगा। काइंड दिया था उन्होंने, ठीक है ना? आ गई बात समझ में? तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, किसी में दिखाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें मैंने बताया ना भाई 30-30 लाख की, 40-50 लाख मैक्सिमम, जहाँ ट्रेडिंग की ट्रांजैक्शन हो जिनके अकाउंट में, तो आएंगे नोटिस भाई। तो उनको तो डिस्क्लोज करनी पड़ती, छोटी छोटी चीज़ें भी। ये कहानी है। तो सैलरी आपको समझ में आ गया होगा, सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये रिलेशन है, रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो एग्जिस्ट ना करता हो? यस और नो? उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर आपको याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये मैं अपने फादर का एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको। लोग बिजनेस करते हैं, और मेरा भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, लोग प्रोफेशन करते हैं। बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं। अब मेरे फादर जो रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ से वो सारा मटीरियल आता है, तो अगर आप कहीं पे भी अपने उधर भी पूछ लेना आप कि जो लोग भी बिल्डर्स हैं, उनको क्या कंपनियां बाहर का टूर देती है नहीं देती? भाई सब फ्री, फ्लाइट उलाइट सब बुकिंग करवा के देती हैं। अब मुझे बताओ क्या वो एक गिफ्ट है या नहीं? या मान लो जैसे दिवाली, अभी ये सब जो भी आता है उसमें फेस्टिवल में वो कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देते हैं। आगे जी बात समझ में? तो उस केस के अंदर क्या होगा जी? अब वो किसको मिला है? मेरे फादर को मिला है, वो काइंड में मिला है, वो टैक्सेबल होगा, ऑलवेज टैक्सेबल। पर रिलेशन तो है नहीं ना, तो किस में टैक्सेबल होगा? पीसीबीपी। जैसे जो मैं जिन कंपनीज को सर्विस देता हूं, वो कंपनीज मुझे गिफ्ट कर देती हैं। आगे मान लो मुझे गैप, मतलब ये क्या बोलते हैं, लैपटॉप का बैग, लैपटॉप ही गिफ्ट कर दिया। आगे बात समझ में? पीसीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। बस आपको क्या देखना है यार, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में है, सैलरी में टैक्सेबल होना है, ये ध्यान रखना है। मैरिज में भी दिया ना एम्प्लॉयर ने, तो भी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। सर कैश में दिया तो भाई कैश तो कैलकुलेट कर ही लोगे। काइंड में क्या करना होता है? फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होती है इसी। अभी पहले मैं ये बताऊंगा जो नॉट टैक्सेबल है, और ये वाले भी करवाऊंगा। और ये दोनों कहाँ लिखे बेटा? इनका सेक्शन लिख लो 56 to 10। और ये कहाँ लिखा था? छोड़ दो सेक्शन। वैसे इसका लिखना हो तो सेक्शन 28 है ये। और ये इसका तो रूल था, रूल 374। रूल 374 याद करो, लिखवाया था सैलरी के चैप्टर में। मैंने 6 लिखवाया था, फिर वो 4 था, जो भी है ऐसे हो गया था। अब 56 to 10 वाला तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। और पहले मैं क्या बता रहा हूँ? नॉट टैक्सेबल, ठीक है? वो चीज़ मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ, नॉट टैक्सेबल वाली। दोबारा फाइल खोलनी पड़ेगी।
मैंने तो सोचा था आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अब एक क्लास और लगेगी। ये देखो क्या लिखा है, एक्सेप्शन। जहां आपने ये नोट्स निकाले उसी के आगे चलते चले जाओगे तो आपको एक्सेप्शंस नज़र आ जाएंगी टेबल के बाद। मिली? तो एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि ये अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर गिफ्ट किससे मिले बेटा? रिलेटिव से। अगर गिफ्ट किससे मिल रहा है? रिलेटिव से मिल रहा है तो नहीं होना। उसके बाद यहाँ देख लो, मिल गया? नहीं मिला होगा। उसके बाद ओकेशन किसका? मैरिज का, तो नहीं होना। पर समझ गए, वो एम्प्लॉयर ने दिया होगा ना, टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, कोई नहीं है कितना एम्प्लॉयर गिफ्ट। वो भाई कंफ्यूज मत हो जाओ, अभी आ रही है वो लिमिट, हम मिक्स कर देते हैं। उसके बाद विल, ठीक है, ऐसे याद रखो। इनहेरिटेंस में किसी ने विल दे दी भाई, वो भी टैक्सेबल नहीं है। एक आदमी वॉर में जा रहा है, कंटेम्पटेशन ऑफ डेथ का मतलब होता है वॉर में जा रहा है, लड़ाई में, और कह रहा है भाई अगर मर गया तो मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम, ठीक है जी। तो वो आदमी दुआएं कर रहा है, मर जाएगा तो अच्छा है, प्रॉपर्टी तो मिलेगी। बताओ, लोग भी ऐसे हैं आज की डेट में। उसके बाद एनी लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी फ्रॉम मिला है ना आपको? अभी देखो ये फ्रॉम लिखा है, मतलब हमें गिफ्ट मिल रहा है, बाय में हम देंगे, तो ये फ्रॉम का उल्टा हो जाएगा। अभी गिफ्ट किससे मिल रहा है? गिफ्ट किससे मिल रहा है? कोई फाउंडेशन है, हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट है, ठीक है। नीचे भी ट्रस्ट दिया है, वो ट्रस्ट जो 12 कैपिटल ए में रजिस्टर्ड है या 12 डबल सी वाले दिए हैं, वो फंड और ट्रस्ट। लोकल अथॉरिटी आ जाए, कोई भी ट्रस्ट आ जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी आ जाए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, जहां से भी आप इनको दोगे, अगर आप इनको गिफ्ट दोगे तो वो भी क्या है? इनके लिए एग्जम्प्ट है, जिनको मिल रहा है, जिनको मिल रहा है। समझ में आया? अब इसमें सबसे खतरनाक चीज क्या थी? सबसे पहले वाले में जो बोला था, रिलेटिव से गिफ्ट आ रहा है ना, है ना? वो रिलेटिव वाला था। क्यों? तो रिलेटिव वाले की देखो क्या, सब रिलेटिव अलग है और मैरिज अलग है। और बर्थडे पार्टी नहीं लिखी यहां पे, सीए में पता नहीं क्यों डाल देते हैं बर्थडे पार्टी, और बच्चे गलत करके आते हैं कि भाई बर्थडे पार्टी थी, गिफ्ट मिल गया। बच्चा कहता है एग्जाम, बर्थडे पार्टी लिखी है। अब वो ये नहीं बताते कि बर्थडे पार्टी में मिला किसे, तो करना ना एग्जाम। वो कहे रिलेटिव से तो कहीं मिल जाए, आज दे दे, कुछ भी नहीं है तो भी दे दिया रिलेटिव ने, ठीक है। तो देखो रिलेटिव का मतलब क्या है? इंडिविजुअल है कौन? वो एसएससी जिसे टैक्स पे करना है ना। अब इस इंडिविजुअल के ऊपर एफएम रेडियो, फादर मदर, और सबसे क्लोज कौन है? स्पाउस। उसके नीचे कौन है? भाई बहन। देखो ये चीजें तो आपको ऐसी याद हो सकती हैं, बोलो यस और नो। मम्मी पापा और इनके लीनियर असेंडेंट एंड स्पाउस उनको भी लिया गया। और जो कौन है? वाइफ। तो वाइफ का भी कौन है? भाई है। वाइफ की भी क्या है? सिस्टर है, ठीक है। और वाइफ के भी तो कौन है? एफएम, मम्मी और पापा। और उनके भी कौन है? लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट। तो इनको भी कवर कर लिया गया। अच्छा, स्पाउस जो यहाँ पे ये लिखा है, स्पाउस जो है
उसके भाई को कवर कर लिया, उसकी सिस्टर को भी कवर कर लिया, और ये यहाँ पे जो हैं कौन थे यहाँ पे, मेरे भाई बहन, पर एक और है जो मेरा बहुत क्लोज है। कौन है जी? जिनके आजकल आप क्लोज हो। तो मेरे लिए मेरा बेटा, आपके फादर के लिए आप लोग, तो वो मेरा कौन है? लीनियर डिसेंडेंट। ठीक है जी। और उसकी स्पाउस भी। तो मेरा बेटा तो मेरा जिनके यहाँ करते हैं, तो मतलब जो ससुर होता है लड़की का, उसको कहते हैं आज से ये लड़की, मतलब आप ही इसके मम्मी पापा हो। हम तो हैं ही मतलब वैसे, पर असली तो अब आप बन गए हो देखा जाए तो, क्योंकि यार केयर टेकिंग तो आप वही करेंगे ना देखा जाए तो। आप कोई एक बार बताओ, आप कोई शक्तिमान हो? ऐसा बताया गया गर्ल्स को कि वो शक्तिमान है या स्पाइडरमैन है भाई, उनके पंख लग जाते हैं मैरिज होने के बाद। आपने मूवी नहीं देखी एक? है आप में से ऐसा कोई? पर आपको लगता नहीं ऐसा माना जाता है? कितनों को लगता है ऐसा माना जाता है मैरिज के बाद कि पंख लग जाते हैं? पंख का मतलब कि आप बाहुबली बन जाते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं समाज की बात कर रहा हूं मैं तो। रेस तो कर लो है बेटा, अभी भी है ठीक है। आज भी नई बहू आती है ना तो किचन में जाती है, कोई भी घर देख लेना। मैं तो देखो जो चीज़ें मैं अपने घर पे भी बता रहा हूँ खुलेआम, कोई घर देख लेना। मुकेश अंबानी का भी होगा ना तो भी उसे चलो भाई दिखाने ले। ये चीज़ें हैं समाज में जो कि हम सब दूर कर सकते हैं, मतलब कहने का। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि देखो हमेशा फीमेल कैरेक्टर को ऊपर रखना चाहिए। हम भी तो किसी मम्मी के बेटे हैं। फीमेल अगर दुनिया में है ना तो मतलब दुनिया चलेगी, वरना दुनिया बंद है, ये कहानी। तो भाई रिस्पेक्ट हमेशा सही रहती है। आप दुनिया की अलग अलग सोच है यार। चलो, तो ये समझ में आया बेटा बेटे की बहू। अब कहीं लोग ना ऐसा बोलते हैं कि बेटी होगी तो भाई लीनियर डिसेंडेंट में बेटी भी आती है यार। क्या मतलब, बेटा ही आएगा, बेटी भी आएगी यार। और बेटी आएगी तो यार क्या उसका हस्बैंड नहीं आएगा? वो क्या हमारा गैर हो गया? आगे जी बात समझ में, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अब देखो मज़े की बात क्या है कि अब जहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, बस नीचे स्टार करके क्या चीज़ है, हर जगह स्पाउस को लिया गया, हर जगह स्पाउस को लिया गया। मतलब मैंने यहाँ पे स्पाउस नहीं लिखा साले की स्पाउस, मेरा साडू जो उसका हस्बैंड है साली का, मैंने नहीं लिखा है। पर क्या वो कवर है? मेरे स्टार लगाते ही मैंने क्या कहा, सबके स्पाउस यहाँ पे आएंगे। सर दो हैं तो दोनों आएंगे भाई। बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे बात समझ में, खतरनाक बच्चे होते हैं मेगा अभी। आगे जी बात समझ में कोई दिक्कत है? चलो अच्छा, मैंने अपने चाचा से क्या लिया? अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये फादर मैंने लिखा, तो फादर का भी क्या कर लो, ब्रदर सिस्टर कर लो। मदर का भी क्या कर लो, ब्रदर सिस्टर कर लो। ये रह गया था, ये सबसे खतरनाक छूट जाता तो। आगे जी बात समझ में। अब जो साली है उसका लड़का मुझे गिफ्ट दे रहा है तो उसको कवर नहीं है। मेरे चाचा जी जो गिफ्ट दे रहे हैं वो कवर है। मेरे चाचा मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, मेरे रिलेटिव है, वो कवर है। आ रही कुछ बात में? पर अगर मैं चाचा को गिफ्ट दे रहा हूं, मैं अगर चाचा को गिफ्ट दे रहा हूं, चाचा जी एसएससी, आप बताओ, चाचा जी एसएससी, मैं दे रहा हूं गिफ्ट, हाँ नहीं होगा, इसने पकड़ा है वो। मैंने अभी तो बोला आपको। बस बस, गुड, वेरी गुड।
कई बार जो दिखता है बहुत कुछ लगता है, पर इतना भी कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पे एक्सक्लूड है। तो ये फंसाते हैं ऐसे, फिर फंसाएंगे आपको, ठीक है ना। फंसना मना है, आप मत फंसना। उसके बाद बेटा अगला चार्ट क्या है, जो 56 सेक्शन है, 56 to 10 जो ये सेक्शन है, इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो हमने बोला नॉट टैक्सेबल, बोला ना नॉट टैक्सेबल, वो लिस्ट बताई आपको मैंने। और दूसरी तरफ में क्या है, टैक्सेबल है। उसमें तीन बातें, उसमें कितनी बातें, तीन। पहली बात क्या है, मनी में गिफ्ट मिल रहा है, जो आप सोच रहे थे, अभी आएंगे। और ब्रैकेट में विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। दूसरा क्या है मुस्कान, बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं। कौन सी दे रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। और उसमें भी दो बातें, उसमें भी कितनी बातें, दो बातें। एक मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, विदाउट कंसिडरेशन। एक तरफ विदाउट कंसिडरेशन है और दूसरी तरफ इन एडुकेट कंसिडरेशन है, इन एडुकेट कंसिडरेशन। तो एक विदाउट कंसिडरेशन, एक इन एडुकेट कंसिडरेशन। ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें भी दो बातें हैं, विदाउट कंसिडरेशन और इन एडुकेट कंसिडरेशन, उसमें भी दो बातें। तो सबसे पहले पहला वाला समझेंगे ना, मनी, कैश दे दिया किसी ने, और क्या कह रहा है, विदाउट कंसिडरेशन। अबे गिफ्ट है, कंसिडरेशन तो आएगा नहीं ना। तो अब अपने नोट्स में आके आप देख सकते हो। वाले की बात करें, कैश गिफ्ट पूरा मिला के अगर एग्रीगेट वैल्यू पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा है तो ही टैक्सेबल होना है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होना। और पूरा पैसा होल अमाउंट टैक्सेबल होगा, पूरा होल अमाउंट टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेगा 50,001 रुपये मिले पूरे साल में, पूरा 50,001 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चे क्या करके आ गए, 1 रुपये आंसर टिक। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप देखोगे तो पास पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, फिगर हो सकती है अलग, पर क्वेश्चन आया हुआ है इस सेक्शन में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर पूरे के हिसाब से लगता है। आगे जी बात समझ में। और कई बच्चे के पर पर्सन है क्या, ये नहीं ना यार, जितने भी दे रहे हैं सबको लपेटे में लो, सबका टोटल करो, एक एक करके नहीं है। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, इमूवेबल। अभी इमूवेबल को छोड़ दो, पहले मूवेबल कर लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी में दो केस बता रहा है, नहीं बता रहा, विदाउट कंसिडरेशन, इन एडुकेट कंसिडरेशन। WC का मतलब विदाउट कंसिडरेशन, IC का मतलब इन एडुकेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है बात करते हैं और प्रोविजन को ढंग से समझते हैं, पर उससे पहले कुछ जानना पड़ेगा कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी इन्होंने यहाँ पे ली है। तो वो कौन सी है, ये रही जी। इन्होंने यहाँ पे जो मूवेबल प्रॉपर्टी ली है, इसको M कर लेना, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी टोटल 9 यहाँ पे इन्होंने एसेट्स ली है। मैं एसेट्स बोल रहा हूँ उनको, टोटल 9, अगर आप चेक करोगे तो क्या क्या है इसके अंदर। लैंड, बिल्डिंग, ये सब है। उसके बाद शेयर्स हैं एंड सिक्योरिटीज़ है, ठीक है ना। सिक्योरिटीज़ में भाई डिवेंचर भी आ जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, बस सिक्योरिटी लिखा होगा आपके उसमें। ज्वेलरी है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स ऑफ आर्ट है, बुलियन है। ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स ऑफ आर्ट, ठीक है ना। शेयर्स, सिक्योरिटीज़, लैंड, बिल्डिंग, तो ये टोटल 9 चीज़ें इन्होंने ले ली है। स्कल्पचर क्या होता है, तो आपको पता होगा, पुरानी मूर्तियाँ, ठीक है। बुलियन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रीसियस स्टोन। जैसे
ये क्या बोलते हैं, डायमंड क्या है, स्टोन ही तो है एक, ठीक है। हाँ हाँ, कोहिनूर तो नहीं है ये, ठीक है ना। जैसे पहली रानियाँ होती थी ना बेटा, तो वो जब पहनती थी जो कपड़े, तो पूरी जरी होती थी भाई गोल्ड की, और पता नहीं क्या क्या होता था, हर जगह गोल्ड ही गोल्ड, मतलब गोल्ड डायमंड। तो इन चीज आर्कोलॉजिकल कलेक्शन इसमें आ गया। आर्कोलॉजिकल क्या होता है, गीता कुरान यार, ये डिक्शनरी लेना, देख लेना, मैंने आपको बता दिया। आर्कोलॉजिकल क्या होता है, गीता कुरान होती है, ठीक है ना। और स्कल्पचर्स का मतलब होता है पुरानी मूर्तियां। आ गई बात समझ में। बाकी बेटा डिक्शनरी ले लेना आप। और ये हम कहाँ हैं यार, हमें मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर थे भाई। तो ये 9 एसेट्स यहां पे कवर की गई हैं, 9 एसेट्स। अरे घर जाके देख लेना यार, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा उससे, आपको पता भी लग जाएगा, तो कुछ होने नहीं वाला। पेपर में बुलियन ही लिखा हुआ आना, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन ही लिखा हुआ आना, ठीक है। 9 एसेट्स हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 9 एसेट कवर है। कार कवर थी यहाँ पे, क्वेश्चन में का कार का आया हुआ, कार गिफ्ट कर दी, मूवेबल प्रॉपर्टी, अब बच्चों ने टैक्स कर दिया उसको, कार कवर ही नहीं है। मोबाइल है यहाँ पे, फिर जब जो चीज़ नहीं है तो नहीं है भाई। मैंने 9 बोला है तो 9 है ना, मतलब मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ें भी लॉ मेकर बोल रहा है, लॉ ने बोला है 9 तो 9, और वो भी यही 9, ठीक है ना। विदाउट कंसिडरेशन और इन एडुकेट कंसिडरेशन, यस और नो। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या बोला गया, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, एक्सीड 50,000। तो एग्रीगेट का मतलब सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को जोड़ लेंगे, ये नहीं कि आपने एक दी उसको जोड़ेंगे, सारी जोड़ने के बाद अगर उन सब की वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा आ रही है, और हम वैल्यू कहां से निकालेंगे, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई। आगे जी बात समझ में, कोई डाउट है तो बताओ। और अगला क्या है बेटा, अगला बोला इन एडुकेट कंसिडरेशन। अब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं आपको कह रहा हूं भाई 10 लाख की है, 7 लाख रुपए दे दे यार, जबकि मैं अगर बेचूं उसे मार्केट में तो मुझे 10 ही मिलेंगे, मैं आपको 7 में दे रहा हूं। आपको नहीं लग रहा इन एडुकेट कंसिडरेशन है, कुछ ना कुछ मैंने आपको बेनिफिट दे दिया। कितना बेनिफिट है, 3 लाख का, क्या वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है। अच्छा मैंने दिया, मैंने जो एसेट इनको दी उसका डिफरेंस आ रहा था 20,000, फिर किसी और ने दी उसका डिफरेंस आ रहा था 10,000, फिर किसी और ने दी उसका आ रहा था 30,000, वो सारा टोटल मिला के अगर वो 50,000 से क्या कर जाए, एक्सीड। समझ गए, डिफरेंस चेक करना है। क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है कि जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी हमें इन एडुकेट कंसिडरेशन के अंदर मिली है, अगर उनका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा रहा है। सर डिफरेंस कैसे निकालेंगे बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस में आपकी कंसिडरेशन जो आपने दी है, निकाल लेंगे जितनी मिली है आपको पूरे साल में। और अगर वो 50,000 से क्या आ रहा है, बोलो क्या हुआ, गुम हो गए क्या चैप्टर से, उड़ गया ये। भाई ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा। हाँ टैक्स किस पे लगेगा, जो डिफरेंस है, डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस का ही बेनिफिट है ना, ये चेक कर। क्योंकि जो आपने 10 लाख में से 7 लाख दिए ऑलरेडी, उसके ऊपर तो टैक्स आप दे ही रहे होंगे एक तरीके से, मतलब अब जैसे सैलरी कमाता है बंदा तो टैक्स देता ही है उसके ऊपर, तो डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या मिला, एक तो 9 एसेट्स हैं, कितनी एसेट्स को कवर किया गया, 9 एसेट्स को यहाँ पे कवर किया गया, एक तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 2 बातें थी,
वही विदाउट कंसिडरेशन, इन एडुकेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ये लिखना 9 एसेट जो मिल रही है उनमें हमेशा एग्रीगेट ही लेना है आपको, हमेशा एग्रीगेट ही लेना है, सिंगल आपको लेना नहीं, सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं लेनी है। इस वाले में आपको क्या करना है कि फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर 50,000 से ज़्यादा होगी तो जो इंटायर आपका जो पैसा है फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी टैक्सेबल। ये देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी, यहाँ पे इंटायर टैक्सेबल हो रही है, यहाँ डिफरेंस नहीं हो रहा टैक्सेबल। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, इस साइड में जो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू है, अच्छा वर्ड यहाँ पे भी एग्रीगेट ही है, और वो कितना है अगेन, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस क्या था, कंसिडरेशन। तो वो सभी का निकाल लेंगे और सभी का क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे। और वो कितने से ज़्यादा आ रहा है, 50,000 से ज़्यादा आ रहा है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, मैंने आपको बोला, मैंने वर्ड क्या बोला था यहाँ पे, डिफरेंस लोगे, है ना। तो जो डिफरेंस होगा वो पैसा क्या करना है, टैक्सेबल करना है। यहाँ डिफरेंस नहीं बोला है मैंने, मैं बार बार फोकस भी कर रहा हूँ, यहाँ मैंने डिफरेंस नहीं बोला, यहाँ मैंने इंटायर बोला है, यहाँ मैंने डिफरेंस बोला है। ठीक है जी, तो ये डन 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 है, आ जाए इसके अंदर क्वेश्चन डालो, आंसर आएगा। अनडाउटली 4 पेपर जो आपके ग्रुप 1 में है, टैक्स ही टफ पेपर है असली में, कोर्स भी बहुत ज़्यादा है, वो आपको भी पता है। और एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, डेली पढ़ने से होने वाला है। यहाँ जिन्होंने पेपर दिए हैं उनको पता है, डेली पढ़ने से होना है भाई। एक एक दिन का लॉस बहुत बड़ा लॉस। अगला आ जाए मूवेबल प्रॉपर्टी, हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी ले लें अब, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या लिया है इन्होंने, लैंड ली है, बिल्डिंग ली है। अभी तक तो इमूवेबल ही है ना, कहीं उन्हें मूवेबल बना दी हूँ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। आगे की बात समझ में, कितनी बातें हैं, 2। क्या है इसमें, विदाउट कंसिडरेशन और इन एडुकेट कंसिडरेशन। अगेन अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो हम प्रॉपर्टी की क्या चेक करेंगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर वो 50,000 से ज़्यादा की है तो इस वाले केस में क्या करेंगे, इंटायर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी शैल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ पे इंटायर करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस है, पर वहाँ पे थोड़ा सा लॉ मेकर ने चेंज किया, इधर थोड़ा चेंज किया उसने, इधर बोला है उसने ए और बी 2 बोले हैं और प्लस है बीच में। तो कह रहा है जो प्रॉपर्टी है उसकी अगेन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन आएगा, नहीं आएगा इस बार, 50,000 से ज़्यादा, और प्लस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन। बता रहे हैं बस, है ना।
तो इसमें लिखना तो क्या होगा, देन मतलब ये दो बातें देखनी है, ये दो कंडीशन देखनी है, फिर जाके क्या होगा, देन कॉमा डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसीडरेशन शैल बी टैक्सेबल, शैल बी टैक्सेबल। तो यहाँ पे बार बार डिफरेंस आ रहा है, पर अभी प्रैक्टिकल समझेंगे फिर जाके क्लियरिटी आएगी। ये वाला समझाना है विदाउट कंसिडरेशन, या आ गया ये समझ में, खुद ही आ गया। यहाँ पे एक और चीज़ है, सिंगल ट्रांजैक्शन। सिंगल ट्रांजैक्शन है मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट वर्ड नहीं लिखा हुआ, आप देखोगे अगर ध्यान से तो एग्रीगेट वर्ड नहीं है। क्या करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करना है। तो बिल्डिंग दे दीजिए हाउस प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल है, उसकी क्या चेक करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, 50 लाख। आपसे कितनी कंसिडरेशन ले ली, 49,20,000 है ना, ये आपसे कंसिडरेशन ले ली। कितना आ रहा है हमारा, 80 आ रहा है, 80,000 आ रहा है, नहीं आ रहा, 50,000 से ज़्यादा है या नहीं, ज़्यादा है ना, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यू में से ट्रिकी ले ली, इसलिए अब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। पहले इतना समझ में आया कैसे निकालना है वो, अब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको 40 कर देता हूँ जिससे कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो सारी। 40 लाख आपसे कंसिडरेशन ले ली, क्या ये 10 लाख आ रहा है, 50,000 से ज़्यादा है, आंसर इज यस। क्या एक कंडीशन चलेगी, नो, दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कितनी है, 50 लाख इज मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन, 105% ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितनी है, 40 लाख है, वेरी गुड। इसका 5% निकालो, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 42 लाख हो जाएगा। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है या नहीं है, ये कंडीशन चेक करनी आई, सिंपल कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। जो आपका कंसिडरेशन हो, या 105, लॉ में 5% वर्ड लिखा है, लॉ में वर्ड क्या लिखा है, 5%। मैंने क्या किया, उसको लिखा 5%। बात वही होती है, कोई बोलता है 100 रुपए की चीज़ है, 30 रुपए का डिस्काउंट है, मैं उसका 100 का सीधे 70% निकाल लेता हूँ, वो 70 रुपये ही आना है। मतलब 200 रुपये की चीज़ के ऊपर वो 30% डिस्काउंट बोल रहा है, 200 का मैं 70% निकाल लूँगा तो 140 आएगा, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ ना। एक तो क्या है कि मैं 200 का पहले 30% निकालूँ 60 रुपये, फिर माइनस करके 140, मैं 200 का सीधे क्या कर दूँ, 70% निकाल लूँ ना। समझ में आया ये, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन जो आपसे लिया है, आप फोकस रखो प्रिया, कंसीडरेशन मुझसे कितना लिया, बस उसके ऊपर फोकस रखना है। यहाँ पे 40 लाख लिया, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकले वो उसके 5% से ज्यादा निकले, मतलब जो इसकी कंसीडरेशन की 105% की जो वैल्यू आए, और 105% की वैल्यू आ रही है 42 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है, वो उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। फिर क्या करोगे आप उस केस के अंदर, डिफरेंस बिटवीन, अब जो डिफरेंस है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 50 लाख की, आपसे कितना लिया, 40 लाख, तो 10 लाख के ऊपर क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। सिंपल, सो सिंपल।
वो बस ऐसे ना इन्होंने लिख, वो लॉजिक है असली में उसके पीछे, कहानी है उसकी। लॉजिक के लिए आपको लॉजिक वाला ही देखना पड़ेगा। अभी आगे चलते हैं। कहाँ गया मोबाइल? अब बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आ जाओ, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा। फिफ्टी 56(1) हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, सब लेटिंग हो गया था। अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, मैं उसका ओनर हूं, मैंने आपको दी, ठीक है, और आपने उस प्रॉपर्टी को क्या करवा दिया, आगे सब लेटिंग करवा दी। सब लेटिंग का मतलब तो समझते ही हो, ठीक है। तो वो इनकम कहां पे आएगी? अदर सोर्सेस के अंदर। इंश्योरेंस कमीशन अदर सोर्सेस के अंदर। इंश्योरेंस कमीशन कहाँ आनी है? अदर सोर्सेस के अंदर। अगला क्या दिया? फैमिली पेंशन। लिखो फैमिली पेंशन। मैं असली में नोट्स बनवा रहा हूँ, उसमें लिख लो। फैमिली पेंशन। प्लीज ये मत पूछना ये एफपी क्या है, फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन में पैसा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगी अमाउंट आपकी। कितना पैसा एग्जम्प्ट हो जाएगा बेटा? 2 है इसके अंदर, और दोनों में क्या होगा? जो सबसे कम होगा वो पैसा आपका क्या होना है? एग्जम्प्ट। नज़र हटी, दुर्घटना घटी, समझ में नहीं आएगा, रिपीट नहीं करूँगा, पहले ही ध्यान रखना। मैंने कहा कॉपी में मत, मैंने कहा मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी पन्ने पलटाने। अब बना लो फटाफट प्लीज़। उसके बाद 1/3 किसका? फैमिली पेंशन का निकाल लेना बेटा। और 15,000 रुपये कानून में लिमिट है भाई, पर एनम 15,000 रुपये लॉ की लिमिट है। आपको बता ही दिया, विच एवर इज जो लोअर होगा, ये नीचे का साइन मतलब लोअर, जो विच एवर इज लोअर होगा वो पैसा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल कैसे निकालते हैं वो सारी दुनिया को पता है, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। यस और नो? क्या निकलता है? टैक्सेबल। ये तो अभी तक हमें आ चुका, ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखो आज मेहनत करेंगे ना, रिजल्ट 100% ऊपर। एक चीज़ है, मतलब कोई माने ना माने, भगवान इतना तो देखता है कि भाई ये बंदा मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा, और आज नहीं तो कल फल मिलता है उसका। तो बस प्लीज़ मेहनत करें। आगे लिखिए जी नोट। नोट, ये ऐसी चीज़ लिखवा रहा हूँ कि आपको इजीली याद हो जाएगा। फैमिली पेंशन किसको मिल रही है? विडो को मिल सकती है, बच्चे को मिल सकती है, यस, या उसके नॉमिनेटेड लीगल हायर्स। उसके नॉमिनेटेड क्या है? लीगल हायर्स है। तो अगर इन लोगों को मिल रही है, अच्छा इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ और इंक्लूड कर दी, मेरे पापा जी आ गए यहाँ पे भाई साहब, इंक्लूडिंग जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, इंक्लूडिंग जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, वो आपको पता ही है कौन कौन है इसमें, ठीक है। आर्म फोर्सेस के लोग कौन है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। और इंक्लूडिंग पैरा मिलिट्री फोर्स भी इसके अंदर कवर किया गया। तो इसके अंदर जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी कवर किया गया, मतलब कि सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के जवान भी इसके अंदर कवर है। तो विडो या बच्चों को या नॉमिनेटेड लीगल हायर्स को अगर पैसे मिलते हैं तो उसको क्या रखा गया भाई? उस फैमिली पेंशन को क्या रखा जाना चाहिए? फुल्ली एग्जम्प्ट रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए?
हाँ जी, ये सुनो भाई, उसको तो एग्जम्प्ट करो। ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 लिख लो। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ फैमिली, एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एन इंडिविजुअल, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल, जो क्या है, इंडिविजुअल है, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, उसने क्या किया है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। किसको सर्विसेज रेंडर की उसने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और फिर उसको क्या मिला बेटा, अवार्ड। क्या मिला है उसको, एक अवार्ड मिला है। और अवार्ड क्या है, परमवीर चक्र है, ठीक है ना, या वीर चक्र, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो आपको पता होगा, एक जिसको मिल जाती ना भाई, पता नहीं 2 पीढ़ी, हमारे भी मतलब गांव में कोई मतलब, तो उनको क्या है, वो 2 पीढ़ी दर पेंशन आती रहेगी। तो ये आप इंटरनेट में देखना कि किसका क्या होता है, कि परमवीर चक्र मिलता है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, वीर चक्र मिलता है तो उसके क्या होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। हाँ, क्या कह रहे हो? मतलब एक तो सरकार दे तो तुमने ले भाई हस्बैंड होगा, वॉर में मार दिए उसने भी, 2 उड़ा दिए टेररिस्ट, तो उसकी वो देखो एक अलग वो आनी है, एक वीर चक्र की भाई, उसके पैसे अलग आने। और अच्छे कैसे पैसे होते हैं। आपके पूरे रिलेटिव में कोई आज़ाद हिंद फौज के अंदर रहा है, या जब देश मतलब 19 मतलब अभी तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, मतलब शायद कोई हो आपकी फैमिली में 1947 से पहले पैदा हुए हो, अभी भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। हमारी फैमिली में अब नहीं रहे, क्योंकि हमारी फैमिली में मतलब अब आप देख रहे हो ना, जनरेशन गैप है एक, है ना। तो वो अब जैसे मेरे दादा थे भाई 1910 में पैदा हुए थे, 100 साल में मरे, 100 साल की जब उम्र हुई उनकी, कोई बीमारी नहीं, कभी ऐसे करके मरे वो। और मैं देखता हूँ हमें ही अभी से मतलब बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें बदली है ना धीरे धीरे। 100 किलोमीटर पैदल, नो डाउट कि दिन लगते थे उसमें, ऐसा तो नहीं था कि भाई उड़ के चले जाते थे। प्यार मोहब्बत बहुत था यार पहले, अब नहीं है वो चीज़ें, ख़त्म हो रही हैं। पर प्लीज़ हम तो बनाए रखें। मैं तो समझूं कि आप मेरी फैमिली के पार्ट हैं यार, मुझे पास कराना है चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। जितनी खुशी आपको हो ना, उतनी मम्मी पापा और हमें उससे ज़्यादा हो रही हो आपके पास होने की। हम सेलिब्रेट कर रहे हो, आप तो सेलिब्रेट कर ही रहे हो कि भाई मेरी पार्टी चल रही है, ठीक है, मैं पास हो गई हूँ, जिसको आना है आ जाओ, ठीक है, पता नहीं बताऊंगी। चलो, ये समझ में आ गया ना फैमिली पेंशन, ठीक है। एक इंटरेस्ट का देख लो, इंटरेस्ट का भी बना लो यार। अगला आ जाओ, इंटरेस्ट का बना लो एक चार्ट। इंटरेस्ट की कहानी क्या है, देखो इंटरेस्ट की कहानी क्या है, 3 पार्ट के अंदर है इंटरेस्ट की कहानी। इंटरेस्ट लिखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। नंबर 1 अंडर सेक्शन 10(15) का हमें इंटरेस्ट मिला है। और ये 10(15) क्या है भाई, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। ये मैं आपको कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पे। तो 1999 के अंदर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स किसने इशू किए थे, भारत सरकार ने। और उस इनकम को क्या किया गया था, एग्जम्प्ट किया गया था। कहाँ एग्जम्प्ट किया था, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 के अंदर। दूसरा क्या है भाई,
दूसरा भी ये 10-15 वाला ही है, मतलब कि इसके अंदर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। दूसरा भी 10-15 है, उसके अंदर है डिपॉजिट सर्टिफिकेट। डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। उसके बाद है नेशनल प्लान सर्टिफिकेट। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट। उसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब क्या हो रहा है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या हो रहा है? आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। गोल्ड डिपॉजिट्स में आपने पैसा डाला है, वहाँ से आपको क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। वहाँ से आपको क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। अभी नहीं, इंटरेस्ट से बाद से अभी एक हफ्ते से कुछ प्रोग्राम चल रहा है, आपको पूरा नहीं बता रहा, बस एक बता रहा हूँ, मतलब वैसे अभी आपको पैसे लगाने के लिए नहीं बोल रहा। करोड़ों का प्रोग्राम है वो, कंपनी बनेगी, उसके अंदर लोग करोड़ों पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे आपको पता होगा, लोग कमेटी बना लेते हैं, ये तो लीगल फॉर्म में कंपनी बनाई जाएगी और इसका पर्पस ही ये होगा कि भाई साहब लोगों को एक अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना। आपको पता होगा, कंपनी लॉ आप पढ़ते हो, डिपॉजिट्स के अंदर अच्छे खासे, तो पहले प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, पहले कुछ लोग हैं वो पैसा लगाएंगे अपना। तो मैंने भी लगाना है उस कंपनी के अंदर पैसा, क्योंकि हमें पता है कि भैया वो रिटर्न जो अभी प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है, मतलब मुकेश अंबानी जिस दिन जियो स्टार्ट करा था मुझे डायरेक्टर बना लेता। सोचो आप समझ रहे हो? रतन टाटा, मतलब जिस दिन वो कंपनी स्टार्ट हो रही थी, जमशेद टाटा कंपनी बना रहे थे, मान लो हम में से कोई होता उस टाइम, वो कंपनी ज्वाइन हो जाती तो आज तो पुश्ते खारी होती हमारी। रियलिटी फैक्ट है ये, और क्या, यही तो चीज़ है। आप अपने पापा से, दादा से ऐसी बातें किया करो कोई गरीब था और अमीर बन गया, मतलब जीरो लेवल से ऊपर तक की कहानी कैसे उसने अचीव की है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसे पहुंचा। ऐसे ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, वर्थ है उनकी 550 करोड़ का आदमी है। ऐसे लोग बोलते हैं डीलर्स कि ये 550 करोड़ का आदमी है, 50 करोड़ तो मैं दे दूं इसके नाम के, गारंटी के साथ। आप समझे? जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो 100 नंबर की गारंटी तो मैं दे रहा हूं आपको, तो आपको बोलना चाहिए सर सामने से, जैसे सिक्योरिटी लॉ में बच्चे बोलते हैं कि सर 100 नंबर लाने की गारंटी हम दे रहे हैं। बताओ, मेरे को तो इतने में खुशी मिल जाती। मुझे पता है, मान लो 1%, या आप भी हंस रहे हो सर, आने तो है नहीं, जिसने भी ऐसा बोल दिया, यार खुशी तो मिलती है, कोई तो है कह रहा चलो लाएंगे, 100 नहीं लाएगा तो कुछ तो ले आएगा, पास तो हो जाएगा। पीपीएफ से इंटरेस्ट मिल रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, यहां से इंटरेस्ट आ रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से इंटरेस्ट आ रहा है। रिलीफ बॉन्ड्स हैं आरबीआई के, यहां से इंटरेस्ट आ रहा है। रिलीफ बॉन्ड्स हैं आरबीआई के, यहां से क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सब कुछ क्या है भाई? एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट। तो अगर ये लिखे हुए आ जाए, टोटल 6 लिखवाए मैंने आपको, 4 गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना, इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। थर्ड वन नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, थर्ड वन। फोर्थ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिफ्थ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, और सिक्स्थ रिलीफ बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई या बाय आरबीआई, फुल्ली एग्जम्प्ट। दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा सुनो, दूसरा कौन सा है? दूसरा आपकी बुक में दिखा देता हूं कहां पे लिखा हुआ है। दूसरा है सेक्शन 56, आई थिंक 2(8) होगा, आगे ही होगा। खत्म ही हो गया ये फैमिली पेंशन वाला, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये रहा
इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इन्हांसमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड कितना परसेंट है? 50%। एडहॉक का मतलब क्या होता है? हाँ, एडहॉक का मतलब क्या होता है? ऑन डिमांड बेसिस। ऑन डिमांड बेसिस मतलब सरकार कह रही है तुझे क्या मिला है? तुझे क्या मिला है? कंपनसेशन मिला है। क्या मिला है? कंपनसेशन मिला है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी, आपको उसके ऊपर कंपनसेशन मिला। फिर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको गुस्सा आ गया कि भाई ये जो कंपनसेशन मिला है ये तो कम मिला है, ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया? केस डाल दिया, इन्हांसमेंट हो गया आपका कंपनसेशन। समझे कुछ? डिसाइड हुआ कितने मिलेंगे? 50 लाख। कितना डिसाइड हुआ? 50 लाख मिलेंगे। आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपने कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट का डिसीजन आया भाई 60 लाख बनते हैं। क्या देने पड़ेंगे? यस, कोई भी अथॉरिटी को देने पड़ेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है भाई अदरवाइज। तो 60 लाख रुपए इन्हांसमेंट कंपनसेशन। और इस इन्हांसमेंट कंपनसेशन के ऊपर क्या रिसीव हो रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। और इन्हांसमेंट जो कंपनसेशन रिसीव हुआ है, मतलब कि 50 मिल गए होंगे, तो जो 10 लाख रुपए वो इन्हांसमेंट रिसीव्ड हुआ है उसके ऊपर क्या आ रहा है आपको? इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट आ रहा है आपका, कितना आया? मान लो इंटरेस्ट जितना भी आया, मान लो 10 लाख रुपए आया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर उस 10 लाख में से ऑन डिमांड बेसिस हम 50% की आपको डिडक्शन दे रहे हैं। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि इंटरेस्ट मिला है इन्हांसमेंट कंपनसेशन के ऊपर 10 लाख रुपए, आपने उसका आधा माइनस कर देना है और 5 लाख रुपए टैक्सेबल कर देना है, क्योंकि बोला है 50% एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या बोला है? 50% एग्जम्प्ट हो जाएगा। देखो मैंने नोट्स कैसे बनाए। अब मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन enhancement compensation received against compulsory acquisition of property. Yes or no? Against compulsory acquisition of property, taxable amount equal to interest received मल्टीप्लाई में कितना? 50%। मल्टीप्लाई में कितना? 50%। ये 50% क्या है? डिडक्शन है हमें, और जो आएगा वो हमारा पैसा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ टैक्सेबल हो रहा है वो आपको पता ही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो रहा है। एग्जाम में सिंपल लिखा हुआ आ जाएगा, इंटरेस्ट मिल गया 10 लाख का इन्हांसमेंट कंपनसेशन के ऊपर, उसका आधा एग्जम्प्ट कर देना। हाँ जी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। और लास्ट है प्रिया बेटा, लास्ट अदर इंटरेस्ट। इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट की बात हो, देखो एक तो वो इंटरेस्ट है जो फुल्ली एग्जम्प्ट है, एक तो वो इंटरेस्ट है जो फुल्ली एग्जम्प्ट है, एक वो इंटरेस्ट है जहां पे कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ था, आपने 50% डिडक्शन ले ली, और तीसरा क्या है? अदर इंटरेस्ट। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है सर? एक जो 6 आपने बताया वो, या ये वाला प्रॉपर्टी वाला, इसके अलावा कोई भी होगा ना फुल्ली टैक्सेबल। देखो कितना आसान हो गया। इसके अलावा कोई भी होगा फुल्ली टैक्सेबल, इसके अलावा कुछ भी कोई भी होगा फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा उसमें एक छूट गया भाई, उसके अंदर एक छूट गया लिखना, ये जो यहाँ पे 6 लिखे थे ना, 7वां लिखो, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। कहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है? इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो उसमें लिखना कि एग्जम्प्ट कितना होगा? एग्जम्प्ट अप टू ₹3,500, 3,500 रुपये पर एनम एग्जम्प्ट है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट है आपका, जैसे मेरा और मेरी वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट है, तो हमारा कितना एग्जम्प्ट होगा? 7,000 रुपये पर एनम। अच्छा इसको मार्क कर लेना, एग्जाम में आ चुका है, ICSI। तो अगर पोस्ट ऑफिस में एग्जाम में आ जाता है कि इंटरेस्ट मिला है जी 10,000 का,
10,000 का इंटरेस्ट मिला है, एक ही आदमी को मिला है, पूछ लिया जाएगा कितना पैसा एग्जम्प्ट होगा, 3,500। बोल दिया ज्वाइंट है तो 7,000 रुपये एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर 7,000 रुपये एग्जम्प्ट हो रहा है तो टैक्सेबल कितना? 7,000 रुपये अगर एग्जम्प्ट हो रहा है तो टैक्सेबल कितना? 3,000। अच्छा 10,000 मैंने एग्जाम्पल लिया, मिलने को 20,000, 1,00,000। ठीक है, मिलने को तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक सेक्शन और लिखो, 57 एक्सपेंडिचर अलाउेबल। एक्सपेंडिचर अलाउेबल, एक तरफ लिखना इनकम और दूसरी तरफ लिखना एक्सपेंडिचर। देखो क्या हो रहा है। तो पहला है इनकम आपकी अगर टैक्सेबल है, अगर आपकी इनकम क्या है? टैक्सेबल। मुझे बताओ इंटरेस्ट जो उन 7 के अंदर, 7 हो गए, अब 7 में कवर नहीं हो रहा या इनहांसमेंट का नहीं है, तो क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है? यस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पूरा सेक्शन बता रहा हूं 57 करक्स उसका, कि भाई अगर इनकम टैक्सेबल है तो आपको अलाउेबल है, खर्चा आपको अलाउड है। अगर आपकी इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। तो उस केस में क्या होगा? इग्नोर। उस केस के अंदर आपको इग्नोर कर देना है। और लास्ट, अगर लॉटरी की कहानी आ गई भाई तो भी इग्नोर कर देना है। लॉटरी में भी इग्नोर कर देना, लॉटरी में भी इग्नोर कर देना। समझ में आया या नहीं आया? लॉटरी में मैंने बोला भी था वैसे, तो लॉटरी के अलावा अगर कोई एग्जम्प्ट वाला आ गया उसमें भी इग्नोर करो। एक ही चीज याद रखो, जहां इनकम टैक्सेबल होगी वहीं खर्चा अलाउड होगा। अच्छा डिविडेंड स्पेशली भी मैंने बताया हुआ है। डिविडेंड क्या बताया हुआ स्पेशली? अब वो टैक्सेबल किसके लिए हो रहा है? वो कंपनी के लिए हो रहा है ना, तो कंपनी को डिडक्शन मिलती होगी। शेयर होल्डर के हाथ में तो डिविडेंड एग्जम्प्ट है ना, तो शेयर होल्डर को कोई खर्चा मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर अब समझ में आ गया, शेयर होल्डर को कोई खर्चा नहीं मिलने वाला। एक और लिख लो, ये जो एमपी है, एमएलए है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटी है, तो इन केस के अंदर क्या है भाई, जो भी इनको सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल होती है। कहाँ पे? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और एमपी, एमएलए, बस 2 ही लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और डेली जो इनके अलाउंस होते हैं, क्या अलाउंस होते हैं? डेली अलाउंस, वो इनके एग्जम्प्ट है। सीधी सिंपल सी बात है, सेक्शन भी बता दिया आपको, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 70। सीधी सिंपल सी बात है कि जो भी क्या है, एमपी एमएलए सैलरी मिलेगी टैक्सेबल, कोई भी इनको अलाउंस मिला तो वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात। हाँ जी, अवार्ड में क्या होता है? अवार्ड, ये वो वाले अवार्ड नहीं है, परमवीर चक्र, ये वाले अवार्ड क्या होते हैं? अगर गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, फ्रॉम गवर्नमेंट, एग्जम्प्ट। बताया था आपको बेटा, सेक्शन भी है इसका, सेक्शन 10, 17 के अंदर एग्जम्प्ट किया गया इनको। और अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये बहुत काम की चीजें लिखवा रहा हूं आपको, लिख लिया? एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्जम्प्ट। आउटसाइड इंडिया, हाँ जी, टैक्सेबल। अब देखना पड़ेगा, अगर मान लो एक आदमी है ही किसान आदमी है वो,
तो कहानी अलग है, फिर पीसीपी जाएगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन साइलेंट होना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डन, जल्दी बताओ। अगला रेंटल इनकम। नंबर 1, रेंट मिल रहा है आपको एसेट से। एक एसेट है, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, काट दिया लिख के तो मतलब उसको छोड़ दो, तो रेंट मिल रहा है आपको एसेट से, तो रेंटल इनकम है या नहीं है? यस, रेंटल इनकम है। कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सारी लिखवा रहा हूँ जो रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जा रही है। कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है? जो सेपरेबल नहीं हो सकता, मतलब जिसे आप अलग नहीं कर सकते। भाई मेरे को बोल दिया सर ये रूम आपको रेंट पे दे रहे हैं, एसी लगा हुआ मिला, ये सब मशीनरी समझ गए ना इतनी सारी, इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट ले रहे हैं आपसे। भाई मेरे को चेयर्स, प्रोजेक्टर, कैमरा, सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें दे दी। मैं एक फेक एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब आ गई बात समझ में? तो क्या वो कंपोजिट हो गया? आपका घर है ना, आपने उसको बोल दिया तेरे को एसी भी दे रहे हैं, बेड भी दे रहे हैं, सोफा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, फ्रिज भी दे रहे हैं, तेरे को गैस भी दे रहे हैं, कंपोजिट रेंट ले लिया, आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर वो सेपरेबल हो गया कितना प्रॉपर्टी का, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। सोच के देखो, हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम आती है वो प्रॉपर्टी की आती है। वहां क्या बोला था कि फर्निश प्रॉपर्टी की आएगी? फिर और रेंट मिल गया फ्रॉम सब लेटिंग। आपने प्रॉपर्टी क्या कर दी है? सब लेटिंग कर दी। आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दी किसी को, ठीक है, मान लो मेगा को दी, मेगा ने आगे किसी और को रेंट पे दे दी। देखो आप, जो ओनर लेट करता है उसे बोलते हैं लेट आउट। अब जो उससे ले रहा है वो आगे लेट करेगा तो सब लेट आउट बोलेंगे ना, समझे? रॉयल्टी, अगला टॉपिक रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होनी है भाई? फुल्ली टैक्सेबल, हमेशा रॉयल्टी आ जाए। उसके अगला की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, लिख लेना, एग्जाम में आएगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जाम में आएगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी 3 पार्ट बना लेना इसके। एक में क्या हो रहा है? रिसीव्ड किससे हो रहा है? एम्प्लॉयर से। और एक में क्या हो रहा है? अमाउंट रिसीव्ड, ये लिख लेना, अमाउंट रिसीव्ड एम्प्लॉयर कर रहा है, अमाउंट रिसीव्ड एम्प्लॉय कर रहा है, और एनी अदर पर्सन, अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन। तभी कहूँ मेरे को पढ़ाने में मज़ा क्यों आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा था, एसी चल रहा था। भाई सर गर्म हो जाता है, वरना मेरा फ़ैन की आवाज़ से बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। सुबह नहा के आओ, बाल थोड़े से गीले रहते हैं, वो फ़ैन चल जाए ना सर के ऊपर तो बस। किसी के गर्ल्स के होता हो, आप में से किसी के सर में पेन होता है, सर दर्द? किसी के नहीं तो बहुत अच्छी बात है। किसके होता है? एक के। तो तुम ही बस मेरी, वो कहते हैं मेरे दर्द को जान सकते हो। जिसके दर्द हुआ ही नहीं वो क्या जाने मुस्कान, ठीक है। जिसने कभी सीएस का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, पहली बार मेगा जो देने जाता है ना, उसको कुछ नहीं, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ मैं, वो कुछ नहीं, वो हवा में होता है बिल्कुल, 56 इंच की छाती चौड़ी करके मोदी जी की तरह, बाहर आते ही ले। रिजल्ट के दिन अलग कहानी। कह रहा है टैक्सेबल अंडर पीसीपी, टैक्सेबल अंडर पीसीपी। देखो पता है क्या है, अपने आप को ना अंदर से जोश दिलाना होगा, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। एक बार बोल के दिखाओ कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 3 बार बोलना, जोर से बोलो, एक बार बोलो। तुम्हें कुछ करके दिखा रहा हूं नालायकों, मेरे अंदर कुछ शक्ति है, तुम्हें करके दिखा दूंगा ऐसी ऐसी चीजें। अभी तो तुम बोलो ना जल्दी से। बोल लिया? सांस लो ऐसे, जैसे पूरी लंबी गहरी सांस लो, छोड़ दो, देख लो बुढ़ापा यार। और अब बोलो मेगा,
अब बोलो बेटा आराम से, मैं तो पानी नहीं पी पा रहा, दोनों बोतलें दूर हैं। अब बोलो बहुत आसान है, CS बहुत आसान है, CS बहुत आसान है, 3 बार बोलो। क्या थोड़ा बहुत आपके मन में हल्कापन नहीं लगा आसान वर्ड बोलने पे? और अगर ऐसा नहीं लगा आपकी बॉडी में डिफेक्ट है, सच बता रहा हूं ये। हाँ तो भाई ये डिफेक्ट जो है ना सही करो, इसे 100% बनाओ। आ गई बात समझ में? जब कुछ मुश्किल बोल रहे, कुछ भारी सा पन लगा उस टाइम पे? हाँ लगा? चलो प्रिया पीछे से हंस देती तो आज चलो भाई, लड़के होते ना तो अभी यहां आके मैं पिटाई कर देता है एक की। तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, अभी बस समझा रहा हूं, ये लिख लो। वो सोच रहे क्यों कर देते, क्यों होगी ना भाई, पढ़ाना मैं नहीं, पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है, टेस्ट भी लूंगा। लेट हो गई थी ना बेटा क्लास, चैप्टर खत्म कर देते, क्या जा रहा है जे तुम पहले ये होने दो। रुक जा, नहीं नहीं मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ यार, तो मतलब मेरा राइट नहीं है मजाक करने का, तुम मजे ले लो वहां बैठ के। तभी तो मैं मेरे अंदर से, तभी तो मैंने ऐसे बोला तुम लोगों को कि बोलो अपने आप को, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। हमारे तो किडनी फेल हो जाती थी, सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेते थे, पढ़ाने भी जाते थे। सुबह बैच पढ़ा के आता था पहले तिलक नगर में, यकीन नहीं है आज भी चले जाओ, घर का एड्रेस देता हूँ, उनके घर पूछो जाके। और लड़के से तो मिलोगे तो ऐसे कहोगे अंकल कहाँ से आ गया, वो सरदार तो वैसे ही पहले ही वो इतना बड़ा लगता था। और आज मिलोगे 2006 की बात है ये कहानी। वो मेरे से ही मिलने कभी जैसे आया घर सिस्टर की मैरिज, तो ये कौन है भाई, तो सरदार जी लोग तो ऐसे ही लगते हैं। और कभी वो ऐसे ही खुले बाल करके चेयर पे बैठा हो तो बिल्कुल लड़की बैठी हुई है, मैं लड़का बैठा है ये। तो हम थोड़े मतलब वैसे नेचर के, देखो किसी के घर जाते तो हम तो भाई, अब हम क्यों बोले किसी को, कोई कैसे भी बैठा है, तो उसका भाई बैठा हुआ था छोटा, बाल खोल के, सरदार, छोटा सरदार चड्डी में। आ गई बात समझ में? छोटा था मतलब 5-6 साल का, तो ऐसे ही रहेगा और क्या, सभी रहते हैं। आ गई जी बात समझ में? नोट लिखो, नोट लिखो। क्या कह रही है? वो बाल है ना। और ये पता है तुम्हें, ये असली में बेटा मैंने ऐसी क्लासें ली ना, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ तुम्हें हंसी आए, तुम्हारा इंटरेस्ट बने इसके लिए। देखो कितना अच्छा लगा तुम्हारा जो चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, ठीक है। और वो हंस रहे थे तो खांसी आने लग गई थी, मतलब सांस ले रहे थे जब। लिखो मैच्योरिटी, यार हंसते हुए लोग अच्छे रहते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज exempt अंडर सेक्शन 10(10)(d). ये आपके सामने लिखा है 10(10)(d). देखो क्या हो रहा है, पता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? अब एक तो ना पता नहीं, मेरे को तो लगता है भाई हम कर सीएस रहे हैं, हमें ये नहीं KMP पता है, तो नाम से नहीं पता लग रहा कि बस वो पॉलिसी आ गई। तो ये जितने भी KMP के अंदर लोग बैठे हैं, कल कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद मुकेश अंबानी में जब तुम्हारी जॉब लगेगी मुक्कू की कंपनी में, तो मुकेश अंबानी तुम्हारा क्या करवाएगा? इंश्योरेंस। उसके लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, कुछ हो गया तो गलती से तुम्हें यमराज ले गया 507 जो भी है, मतलब एक मतलब मान लो भाई साहब। ठीक है। और भाई रिलायंस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा तुम्हारे जाने का,
छोटा होगा सर, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो कंपनी कहती है मुकेश अंबानी किसी दिन जा सकता है, टपक सकता है, ऐसा करते हैं 50,000 करोड़ की पॉलिसी। मैं एक फेक अमाउंट बोल रहा हूं भाई, 500 करोड़ की ले लेते हैं पॉलिसी, इतनी तो वर्थ होगी मुकेश अंबानी की उस कंपनी के लिए। अगर इससे ज्यादा 500 करोड़ सर क्या है, हमारी इससे ज्यादा है। 500 करोड़ की आपने ले ली, किसने, कौन लेगा? ये कंपनी लेगी ना भाई। पैसा किसको मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है। पैसा किसको मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है। तो कहां टैक्सेबल होगा? पीसीपी में। पैसा किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को। तो कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन मतलब विडो को मिल गया, ठीक है, तो कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या यह मैं बोल सकता हूं या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही एग्जिस्टेंस में नहीं है? मतलब मेरी, मान लो जैसे मैं 2 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हूं और वो कहते हैं सर आप केएमपी का पार्ट हो, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज भी देते हो हमें, हम आपकी एक की मैनेजर पॉलिसी कर रहे हैं 10 करोड़ की, मैं कर लो। क्या हमारा रिलेशन है क्या वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का? नहीं, मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूं यार, मैं पार्ट टाइम मतलब डायरेक्टर हूं। आ गई बात समझ में? तो कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कंपनी को मिलेगा ना वो पैसा, तो कंपनी के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। आगे जी बात समझ में? कह रहा है मैच्योरिटी जो अमाउंट मिलेगा उसका, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा भाई वो 10 करोड़ 500 करोड़ जो भी है वो पूरा एग्जम्प्ट है, वो पूरा का पूरा पैसा क्या है? एग्जम्प्ट है। बस ये चैप्टर हो गया खत्म, खुशी मत मनाना, भी टिक करवा रहा हूं। कई बच्चे होते हैं टिक करवाना पड़ता है भाई। पूरा चैप्टर छानोगे, अब सब करा दिया, बस एक चीज रह गई है वो भी बताने जा रहा हूं। यहां पहुंचे थे फैमिली पेंशन, मुझे कुछ हो गया था, फिर मैंने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है, इतने सारे नोट्स बनवा दिए आपके लिए। डायरेक्टर सिटिंग फीस बात कर चुका हूं बोर्ड मीटिंग के अंदर, ठीक है। कहां आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जीएसटी की भी कहानी थी इसकी, तुम्हारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ सकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूं रिकॉर्डिंग के अंदर, एग्जाम में जून में जो बच्चे देने जा रहे हैं जीएसटी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, जीएसटी के अंदर कि जो डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलती है वो जीएसटी में टैक्सेबल है या नहीं है? टैक्सेबल है ना। और फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज में बता रहे हैं टैक्सेबल है, फॉरवर्ड में है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्टेंस में है, यहां पे नहीं था ना, नहीं था। फिर मैंने बताया था फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फिर बाद में बताया था कि इनको आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई कर दिया है, ठीक है। कितने डायरेक्टर हैं जो लेते रहेंगे भाई, फिर उसकी वजह से जीएसटी नंबर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, क्या करा दिया मैंने? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट की कहानी कराई ना, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद रेम्युनरेशन मिल रही है एमपी को, करा दिया मैंने। फिर दोबारा इंटरेस्ट आया, मैंने इंटरेस्ट एक ही बारी में करा दिया। क्या? एग्रीकल्चर इनकम करा दिया आउटसाइड इंडिया, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑन गिविंग अ बैंक गारंटी, कमीशन मिल रही है उसको, आ जाएगा, ये मैंने कराया नहीं था, टिक कर लो। स्पेसिफिक में डिविडेंड, विनिंग, इंटरेस्ट मैंने करा दिया। इंटरेस्ट मैंने एक ही जगह करा दिया, झगड़े खत्म कर दिए मैंने इंटरेस्ट के। प्लांट और मशीनरी, ये भी आपको बताया, कोई हाउस प्रॉपर्टी दे रहे हो उसमें प्लांट और मशीनरी लगी, करवा दिया। ये एग्रीगेट वाले ये भी करवा दिए। ये देखो ये वाला आ गया कंपनसेशन इंटरेस्ट वाला। एक ये नहीं बताया आपको, एक ये नहीं बताया आपको, इसको काट दो, आगे बताता हूं। डिविडेंड वाला क्या करना? क्रक्स। कितना बड़ा बेनिफिट है देख रहे हो, कब मिल जाता है हमें, ठीक है। हमारी क्लास छूटती थी भाई, कोई बैकअप नहीं, तो बेनिफिट लेना चाहिए ना। कुछ बेनिफिट लेते हैं, कुछ नहीं लेते। जैसे ये ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा,
अब पूरा ले लोगे ना? हाँ, क्यों? अब पेपर खत्म हो गए, ये बाबा जी बनने वाले हैं, समाधि ले लेंगे घर जाके, जहां भी जाएंगे, मतलब जो इनकी से पढ़ने की समाधि तो लेनी पड़ती है भाई। शिखा को हंसी आ रही है, हंस लो खुले आम, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने से खून बढ़ता है। अच्छे तरीके से डिडक्शन वाला बता दिया, डिविडेंड के ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा? एग्जम्प्ट होगा? नहीं मिलेगा। टैक्सेबल होगा? मिल जाएगा। क्या इंटरेस्ट का एक ही बारी में करा दिया? हाँ सर। और क्या, इधर सुनो, अब ये मार्क कर लो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, कि अगर कोई क्या है भाई, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेदर और नॉट लिस्टेड, चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, 5,000 रुपए तक का क्या इंटरेस्ट, अगर आपने ना मुकेश अंबानी की डिवेंचर खरीद रखे हैं, डिवेंचर्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 रुपए, एग्जम्प्ट है। 5,000 रुपए कोई क्या है? मुकेश अंबानी कौन है? ये भिखारी हमारी कंपनी में आ गया पैसे इन्वेस्ट करने 5,000 रुपए के लिए। नो टैक्स इज डिडक्टेबल ऑन डिवेंचर। ये देखो, ये प्राइवेट कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी का आधा कर दिया। प्राइवेट कंपनी के डिवेंचर्स हैं, 2,500 रुपए तक का क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है डिवेंचर्स के ऊपर, कोई टैक्स नहीं। और क्या ये 3,500 और 7,000 रुपए करवा दिया पोस्ट ऑफिस वाला? पर ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा। बस लास्ट सेक्शन ऑफ द डे जल्दी से सुन लो और चैप्टर हो जाएगा ये खत्म, बस यही चीज रहती थी। और कान खोल के सुनना भाई, इसको इतना सारा इसमें पढ़ना नहीं हो, मैंने बहुत डिटेल में दे दिया यार। वो बता रहे थे ना सीए की भी क्लास लेते हैं, मेरे को मेरी बुक बनती थी एक, तो मैं एक ही बुक सभी को, मैं मान के चलता हूँ यार सबको बराबर टैक्स पढ़ना चाहिए। ये क्यों कि सीएस कम पढ़ेगा या सीएमए थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेगा, सब बराबर पढ़ो। तो ये मैंने पूरा क्रक्स बना रखा है। 94.1 बस दिल थाम के बैठ जाओ, 94.7 ठीक है, बारिश आ रही है बेटा, 94.8 बाहर, ठीक। सर आपको कैसे पता? मान ले आ रही है, नहीं आ रही तो ठीक है, डीम्ड है। हाँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हो जब तुम खुश रहते हो ना, मतलब अरे ये सब मैं सुनता नहीं ना, कान से निकल गया मेरे। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, मुझे नफरत है यार इस चीज़ से। जिस चीज़ से हमारे देश में गरीबी आए, बेरोजगारी आए ना, मुझे नफरत है। मैं इस मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं करना है ना। बच्चों का बेड़ा गर्क हो गया यार, 1 साल खराब क्या। किसी ने पढ़ाई नहीं की ऑनलाइन, मुझे पता है क्या करते हैं, मैं दिखा दूंगा। अभी बीकॉम के पेपर चल रहे ना, मैं कोई मजाक नहीं करता, मेरे पास भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सर आंसर बता। मैं अपने आप करो, क्या है ड्रामे, मुझसे पूछ रहे हो तुम? मैं अपने लड़के को ना बताऊँ, वो कहे फेल हो जाऊंगा, फेल हो जा, पढ़ाई नहीं करनी मुझे मत कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और कर ले, जरूरी थोड़ी ना पढ़ाई है लाइफ में, और भी चीज़ें हैं। पर भाई धीरे धीरे करके डिसाइड कर लेना। मेहनत से कमाते हैं पापा जी, मेहनत लगती है पढ़ाने में, ऐसे ही नहीं हो जाता कुछ। इनकी एक क्लास ली है आरबीआई की, 2:30 बजे तक मैं दोबारा किताब वो कहीं से निकाली और मैंने दोबारा पढ़ डाली, और 2:30 बजे रात को सोया। मेरी वाइफ तक रूम में आ गई, ये क्या बात है, ऐसा क्या हो गया है? मैंने कहा आरबीआई एक्ट चल रहा है, तुम्हें पढ़ना है बैठ जाओ। नहीं भाई हम तो सोएंगे, सही बात है। मेरा लड़का मेरा साथ देता है, पर 12:30 1 बजे तक मेरे साथ ही रहेगा। चल मत तू भी तुमसे कुछ ज़्यादा बड़ा है, अभी 3 साल का होने वाला है। मैरिज लेट हुई ना बेटा, अगर पहले हो जाती तो आज 11वीं 12वीं में होता, ये चक्कर। अभी कल ही तो अल्ट्रासाउंड कराया, आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तो पता लगेगा। चलो बहुत खतरनाक काम हो गया। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांसफर कहते हैं ना, ऊपर वाला कभी किसी गलत आदमी के साथ गलत नहीं करेगा। आपने अच्छा कर रखा ना, हमेशा ऊपर वाला आपका साथ देगा, नो डाउट। कि मतलब वो पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ है तो कोई चीज़ें निकली हैं भाई, होता ही है वो तो, ठीक है ना। स्टेज 2 के अंदर फैटी लीवर है, स्टेज 3 में चला जाता तो मेरे तो बुरे हालात हो जाते, तो आप समझ सकते हो। मुझे 12 बजे से पहले खाना नहीं खाना है, मील नहीं ले सकता मैं, फ्रूट्स खाने, डाइट चार्ट बन गया है। और मेरे डाइट चार्ट की वजह से मेरी वाइफ कह रही मैं भी यही खाऊंगी।
देखो वाइफ ऐसा कर रही है, हस्बैंड करता है ऐसा, फिर आप देख, तो मैं तो पहले से ही बोलता हूँ, मैं तो हमेशा ही बोला है ना भाई, मैं इतनी तारीफ करती हूँ, मतलब पता नहीं लगा तुम्हें, तभी तो तुम्हें मैं कुछ बोलता नहीं तुम लोगों को। अच्छा देखो, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या है, ये बहुत चालू है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, प्रगति बहुत चालू है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन के लिए बोल रहा हूँ। ये क्या करती है, इसको पता है कि जो मैंने सिक्योरिटीज खरीदी है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ड्यू डेट आने से पहले ये मेगा को सेल कर देती है। बहन 100 रुपए में ले ले, कोई बात नहीं, 10 लाख की है तो 100 रुपए में ले ले मेरे से, ठीक है, ले 100 रुपए। आज जैसी ड्यू डेट गई, दे पूरी सिक्योरिटी वापस। अच्छा ऐसा किया क्यों इन्होंने, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है सालाना, 25-25 हजार रुपए का सालाना इंटरेस्ट है, और इनकी सैलरी कहाँ, मतलब इनकी इनकम कहाँ टैक्सेबल है, 30% स्लैब में, करोड़पति है। आ गई बात समझ में। अब ये चाहते हैं कि भाई उसके ऊपर 30% टैक्स ना लगे, और ये थोड़े क्या है, ये टैक्स ही नहीं भरते क्योंकि इनकम ही 2.5 लाख से कम है, गरीब बना दिया हमने इन्हें। आ गई बात समझ में, मेघा ने मुंह बना लिया, क्या है ये, आ गई बात। अभी बनाएंगे तुम्हें अमीर, चिंता मत करो। अभी देखो ना कैसे पिटाई होगी अमीर लोगों की। तो इनकम लॉ मेकर ने क्या प्रोविजन बनाया, कर ले ऐसे गरीबों के साथ। आ रही बात समझे। तो उस केस के अंदर इनकम टैक्स वाला क्या कहता है, अगर किसी ने ऐसा किया है वो इनकम तो हम इन्हीं की मानेंगे, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करेंगे। हाँ अगर ये भी 30% और जिनको किया ये इनसे भी ज्यादा करोड़पति है, इनके भी 30%, फिर नहीं, फिर तो कहानी खत्म। इनकम टैक्स वाले, मैंने एक लाइन बोली थी ना, इनकम टैक्स का क्या प्रेम्बल है, उसका टैक्स मिलना चाहिए, वो 30% वैसे मिला, हो गया, ठीक है कर लो जो करना है। फिर मैं लफड़े में नहीं पड़ रहा, अब तूने किसको दिए, जिसको दिए उसके 30% मिल रहा है, मुझे बस इतना पता लग गया, कहानी खत्म हो गई। डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, डिविडेंड स्ट्रिपिंग करते हैं, मतलब रिकॉर्ड डेट आने से पहले, रिकॉर्ड डेट आने से पहले कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उनके ऊपर क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया, और 3 महीने के अंदर क्या कर दिया उनको, ओ सॉरी डिविडेंड स्ट्रिपिंग का मतलब कि बेच दिया, वो शेयर्स बेच दिए। उनको पता लग गया कि कंपनी की कहीं से इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर की खबर, तो वो अंदर की खबर बाहर आ गई, उनको पता लग गया, तो कह रहा है 3 महीने पहले खरीदे हैं और उसके बाद क्या कर दिए हैं, विद इन 3 मंथ उनको बेच दिया है। और अगर ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स का मतलब जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी क्या है, खरीदे 3 महीने के अंदर है, खरीदे किस में है, 3 महीने के अंदर है, और फिर उसके बाद क्या कर दिए, विद इन 9 मंथ्स क्या कर दिया, उनको बेच दिया है। देखो ध्यान से क्या लिख रहा है, डिविडेंड इज एग्जम्प्ट बट इफ एनी लॉस अराइजिंग टू हिम ऑन द अकाउंट ऑफ सच परचेज एंड सेल शैल बी इग्नोर टू द एक्सटेंट डिविडेंड और इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज। देखो क्या हो रहा है, अगर आप रिलायंस की कंपनी के क्या करते हो, शेयर्स खरीद लेते हो, कितने महीने पहले, 3 महीने पहले, किससे, रिकॉर्ड डेट से। आपको पता है इस रिकॉर्ड डेट को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। रिकॉर्ड डेट का मतलब जिसका नाम लिखा होगा उसको डिविडेंड मिल जाएगा। अब आपको डिविडेंड मिल गया, अच्छा डिविडेंड आपको मिला, कोई इनकम ही नहीं है क्योंकि डिविडेंड एग्जम्प्ट है। डिविडेंड क्या है, एग्जम्प्ट है। अब जब आप बेच रहे हो तो लॉस में बेच रहे हो, और लॉस का क्या कराना चाहते हो, सेट ऑफ, नहीं होगा सेट ऑफ, सेट ऑफ नहीं होने वाला। क्या कह रहा है, शैल बी इग्नोर, कहां तक इग्नोर करेंगे, जहां तक डिविडेंड की इनकम हुई थी। अब डिविडेंड 5 लाख कमाया था, 5 लाख तक का लॉस तेरा, तूने बोला 8 लाख का लॉस हुआ है, 8 लाख रुपए का क्या हो गया है, लॉस हो गया। तो हमने तो भैया 5 लाख रुपए का तो तेरा लॉस मानना ही नहीं है, तो इसका मतलब 3 लाख का क्लेम कर सकता है। अब किसी का लॉस ही 4 लाख है और डिविडेंड की इनकम 5 लाख थी, तो उस केस में सारा गया, पूरा 4 लाख रुपए वो लॉस किया। सिंपल, बस मेगा इतना ही याद रखना है बस, कि जो डिविडेंड इनकम आ रही है उस एक्सटेंट तक लॉस हुआ है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। बोनस स्ट्रिपिंग, बस खत्म, बोनस फिर हंसाना पड़ेगा। बोनस स्ट्रिपिंग में क्या हो रहा है कि वही कहानी, रिकॉर्ड डेट, आप 3 महीने खरीद लेते हो, आपको पता है ये कंपनी बोनस शेयर्स देने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और फिर आप बेच देते हो, फिर क्या करते हो, बेच देते हो, तो वही वाली कहानी है, फिर लॉस हो गया। अच्छा लॉस हो रहा है तभी जाके ये सब चीजें हो रही हैं, प्रॉफिट हो जाए तो नहीं होंगी। हाँ
फिर लॉस हो गया शैल बी इग्नोर, कहां तक इग्नोर करेंगे? द लॉस इग्नोर शैल बी डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट। तो बोनस यूनिट की जो कॉस्ट है वहां तक लॉस को इग्नोर कर देंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जो बोनस यूनिट मिली थी वो 5 लाख की थी, लॉस इसका 3 लाख रुपए का है। 3 लाख रुपए का क्या है? लॉस है। बताओ जी, कुछ लॉस ये क्लेम कर सकता है? कितना लॉस ये क्लेम कर सकता है? तो आंसर आएगा नील, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो बोनस मिला है उसकी वैल्यू कितनी है? 5, और लॉस कितना है? 3। तो नहीं कर पाएगा ना। ज्यादा हो गया तो क्लेम कर पाएगा। भाई 6 लाख का हो गया तो 5 लाख तक तो नहीं कर सकते, 1 लाख का मिल जाएगा। लाके देख प्रगति। सर ये क्या है? भैया जो भी प्राइवेट कंपनी होती है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा चार्ज करती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। अमाउंट प्रॉफिटेड, ये बस ऐसे समझ लो, आप अपनी निकले थे हाउस प्रॉपर्टी बेचने के लिए, किसी आदमी ने बयाना दे दिया 10 लाख का। आदमी ने क्या कर दिया? बयाना दे दिया 10 लाख का। उसे क्या मान लेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपने उसका पैसा फॉरफिट कर लिया। जैसे वो गरिमा हिंदी में लिख लेती है, आप हिंदी में लिख लो कि कोई बयाना वयाना दे, हम फॉरफिट कर लें। हैं? अच्छा, सभी लिखते हैं, ठीक है। अदर इनकम ये डायरेक्टर ये सब बता दिया, डिडक्शन बता दिया, 58 भी बता चुका हूं, बाकी घर से पढ़ लेना, बता चुका हूं ये भी। बोनस स्ट्रिपिंग पूरा बता दिया। तो फ्रॉम माय साइड चैप्टर इज ओवर। मेरा तो ये प्लान था कि आपके देखना एमसीक्यू कितने दिए अदर सोर्सेज के, 30 के आसपास क्वेश्चन है। मेरा तो ये प्लान था कि ये 30 क्वेश्चन भी मैं ही करवा दूंगा, तो प्लीज ये घर से कर लेना। तो मेरी साइड से चैप्टर कंप्लीट है।